आज हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कि हिंदी साहित्य का या आदिकाल का काल विभाजन किस तरह हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपनी दृष्टि से उसका काल विभाजन करने का प्रयत्न कर दिया है और वो सटीक भी है, क्योंकि यानी अलग अलग प्रवृत्तियां उसमें हमें दिखाई दी है। इसी कारण उसका अलग अलग नामकरण करने का प्रयत्न कर दिया है। दूसरा जो अंक है, टॉपिक जो है वो है यानी आदिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां। तो आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति हम देखते हैं तो इस काल की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। उसी समय यानी हिंदुस्तान पर अनेक लड़ाइयां होती हुई दिखाई देती है, संघर्ष का काल माना जाता है। तो इस काल की परिस्थिति जो है वह राजशाही है और राजा अपने अपने संकुचित प्रवृत्तियों के कारण वे यानी एक कटघरे से आगे नहीं निकल सकते थे। अपना जो इलाका है, अपना जो प्रदेश है, उसकी रक्षा में ही जुटे रहते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी कारण इस काल की हमें विशेषताओं का जिक्र हम करेंगे तो संकुचित कटघरे से राजा नहीं निकलते थे, संकुचित कटघरा ही उनका माना जाता था। तो राजनीतिक परिस्थिति हम देखते हैं तो यह युग भारतीय इतिहास की दृष्टि से ग्रह कलह, अव्यवस्था तथा पराश्रय का युग मान जाता है। यानी ग्रह कलह यानी क्या है? अंतर्गत, यानी एक राज्य है तो उस राज्य के जो कोई रिश्तेदार है, यानी जो एक ही परिवार में दो चार भाई है, तो इसके अंतर्गत चलने वाला कलह जो है उसे कहते हैं ग्रह कलह। तो ऐसे ये ग्रह कलह की वजह से यानी अंतर्गत व्यवस्था जो है वो खोखली होती हुई हमें दिखाई देती है। और जैसे पराश्रय अव्यवस्था, तो ग्रह कलह ही उसका कारण माना जाता है। एक ओर से विदेशी आक्रमण होते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी जगह राजा रजवाड़ों के अंतर्गत कलहों के कारण देश की अंतर्गत व्यवस्था खोखली हो गई थी। यानी ग्रह कलह ये जो है विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा मौका मिल गया था। तो एक उसका यानी अच्छा उदाहरण जो हम देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद यानी सम्राट हर्षवर्धन का समय जो मानते हैं तो 606 से 643 संवत तक माना जाता है। हर्षवर्धन राजा यानी सम्राट था, बहुत लड़वैया था, अपना अधिकार जमाना जानता था। उसके निधन के बाद यानी उत्तर भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन के बाद यानी जो उनके जो रिश्तेदार है उसमें झगड़े शुरू हो गए और विदेशी हमले जो होते हैं उसके प्रति कोई भी सचेत हमें दिखाई नहीं देता है। इसी कारण उत्तरी भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो खोखली होती हुई दिखाई देती है, ह्रास ही हो गया और राज सत्ता डावाडोल हो गई। यानी कौन देखे, कौन भारत बाहर के आक्रमण को रोके, यह समस्या हर एक के पास होती थी। इसी कारण कोई भी अपने राज्य के प्रति सचेत नहीं दिखाई देता है। इसी कारण उसकी उत्तरी भारत की जो गद्दी है वह डावाडोल हो गई। नई शती में प्रतिहार मिहिर भोज ने उसे फिर समेटा और राह पर लाने का प्रयास कर दिया है। यानी 9वीं शती में जो है प्रतिहार मिहिर भोज राजा जो है उन्होंने फिर उसे स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया और उत्तरी भारत को मजबूत बना दिया गया है। राष्ट्रकूटों ने देश की दक्षिण भाग की रक्षा की। उसी समय नवोदित इस्लामी लोगों ने अरब में पूर्व पश्चिम में अपना प्रचार शुरू कर दिया। तो 9वीं शती के बाद अरब लोगों ने हिंदुस्तान में आकर अपने पैर फैलने शुरू कर दिए और उसी समय उन्होंने अपने इस्लामी जो है इस्लाम का प्रचार भी शुरू करना प्रारंभ कर दिया। उस समय अफगानिस्तान हमारे देश के अंतर्गत था। 9वीं शताब्दी तक हम देखते हैं तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था। इसी कारण हिंदुस्तान में अपने ज्यादा होने आने के लिए या उत्तर भारत तक आने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं हो गए हैं। उन्हें इस्लामी लोगों ने आक्रमण कर
करते करते मध्य एशिया और पश्चिम को नष्ट किया, किंतु वे अफगानिस्तान के आगे न आ सके। उसके बाद मुसलमानों ने सिंध को प्रवेश द्वार बनाने की कोशिश की। सन 710 से 711 तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध का राजा दाहिर तथा उसके पुत्र को तिल तिल भूमि के लिए लड़ने पड़ा, किंतु वो अंत में वे हार गए। यानी मोहम्मद बिन कासिम का जो समय हम देखते हैं 710 से 711 तक जो है, मोहम्मद बिन कासिम बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसी समय सिंध के राजा जो है, सिंध के राजा दाहिर तथा उनका पुत्र जो है, अपनी भूमि की रक्षा के लिए वे दोनों का भी यानी पराभव हो जाता है। लेकिन सिंध के आसपास के राजा उनकी सहायता के लिए नहीं आ गए, क्योंकि यह एक विशेषता उनकी दिखाई देती। उसी समय के राजाओं की अपने राज्य की सिर्फ सुरक्षा करना, अपने पास के राजा के लिए उसकी सुरक्षा के लिए नहीं पहुंचना, यह संकुचित वृत्ति उसे दिखाई देती है। वे दोनों भी सिंध के राजा दाहिर तथा उनका पुत्र पराजित हो जाते हैं, वे हार गए। इसका कारण भी अंतर्गत कलह ही था। कलह ही था यही के जाटों ने राजा के व्यवहार से नाराज होकर शत्रु का साथ दिया। यानी वहां के अंतर्गत जाट जो थे, सिंध के जाट जो थे, वे राजा से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने क्या कर दिया कि राजा को एक शिक्षा देना, क्योंकि हर बार जनता ही शिक्षा लेती थी, इसी कारण उन्होंने राजा का साथ छोड़ दिया और शत्रु को उन्होंने साथ दे दिया। इसी कारण सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम विजित हो चुका है। इससे उस काल की स्थिति का पता चलता है कि सर्वथा शासन से उदासीनता दिखाई देती है। इसी से राजनीतिक क्षेत्र में हमारा ह्रास हो गया। जनता का कोई राजा सुनता नहीं था। सिर्फ कर प्राप्त करने के लिए जनता से राजा का उसके साथ सरोकार था। जनता का सुख दुख, उनकी कौन कौन सी समस्या है, इसके बारे में राजा कभी भी सुनते नहीं थे। इसी कारण ये जाट जो है, जाटों ने राजा दाहिर का साथ छोड़ दिया और मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे दिया। इसी कारण दाहिर का राजा पराजित हो गया है। तो इसी कारण अरे उसी समय की परिस्थिति हम देखते हैं तो उदासीनता ही उदासीनता दिखाई देती है। सन 739 में अरब सेनापति ने सिंध से कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन, उत्तरी गुजरात को ध्वस्त कर दक्षिणी गुजरात में प्रवेश किया। वह चालुक्य सेना ने अरब सेना का पूर्णतः संहार किया। अरब सिंध तक ही सीमित रहे। तो उसी समय यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्राप्त करने के बाद फिर 739 में अरब सेनापति ने सिंध पर अपना अधिकार प्राप्त कर दिया और वहीं से वे कच्छ, मारवाड़, दक्षिण मारवाड़, उज्जैन, उत्तरी गुजरात को ध्वस्त कर लाट यानी दक्षिणी गुजरात जो है उसी में प्रवेश कर दिया। और वही चाणक्य जो है, तो चाणक्य सेना से अरब सेना पूर्णता यानी वह चाणक्य सेना ने अरब सेना का पूर्णतः संहार कर दिया। इसी कारण चाणक्य सेना वहीं पे प्रभावित हो गई। अरब सिंध तक ही सीमित रहे। 9वीं शती में वहां अनेक छोटे मोटे शक्तिशाली राजा होने के कारण वहां मुसलमान प्रवेश नहीं कर सके। इसमें कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। तो कश्मीर के राजा जो ललितादित्य है वह भी बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। इसी कारण वहां मुसलमान शासक अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सके। तो यहाँ यानी 7वीं शती से 9वीं शती तक हम देखते हैं तो बार बार हिंदुस्तान पर आक्रमण होते हुए दिखाई देते हैं। वह भी उत्तरी इलाके में हमें युद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। सन 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रतिहारों का राज्य बना रहा, फिर भी उससे दूर के पार
प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए, जिनके नाम है चेदी, यानी उसी समय चेदी कहा जाता था, उसका आज वर्तमान समय में नाम है बुंदेलखंड है। जुजौती है वह यानी उत्तरी बुंदेलखंड है। तो ये अलग अलग लोगों ने अपना अपना अधिकार जमाने के लिए छोटे छोटे प्रदेशों को अपना इलाका, अपना राज्य मान लिया था। मालवा, गुजरात, सांभर और गौड़ 10वीं शती के अंत में गजनी का राज्य मोहम्मद बिन गजनी ने हासिल कर दिया। तो यहाँ भी जैसे हम देखते हैं काल जो है 10वीं 11वीं का शताब्दी का, वह यानी मारकाट का काल माना जाता है। मुस्लिम शासक जो है उनके भी राजगद्दी के लिए, सत्ता के लिए, उनमें भी हम देखते हैं तो काफी लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं। मोहम्मद गजनी ने उन पर हमले कर तत्कालीन शाही का राज्य तो प्राप्त किया ही, साथ ही आगे आक्रमण कर पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज आदि को प्राप्त कर अपार धनराशि उन्होंने लूट ली है। तो सौराष्ट्र पर चढ़ाई कर सोमनाथ मंदिर से अपार धनराशि लूट ली। दक्षिण में उसी समय चोल राजा अपना राज्य बढ़ा रहा था। उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा बंगाल को प्राप्त किया। अगर इसी समय शक्ति को चोल राजा उत्तर की ओर लगा देते तो मोहम्मद गजनवी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। ने दक्षिण का राजा उत्तर के राजा को साथ दे देता तो उसी समय इन्हें मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान में पांव नहीं रख सकता, लेकिन दक्षिण का राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रांतों पर यानी वह अपना अधिकार जमाता रहा। इसी कारण क्या है, मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर चुका है। 11वीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गढ़वालों की शक्तिशाली राज्य थे। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी हम देखते हैं तो उसी समय दिल्ली में तोमर राजा राज्य कर रहा था और अजमेर में चौहान है, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान जो है। कन्नौज में गढ़वाली राज्य थे। तो ऐसे जो है पृथ्वीराज चौहान ने तो तोमरों से दिल्ली और झांसी से लेकर हिमालय तक अपना राज्य फैला दिया और पंजाब से तुर्कों को पीछे हटाया। पृथ्वीराज चौहान जो है आदिकाल में हम देखते हैं बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने यानी तोमरों से दिल्ली फिर वापस प्राप्त कर दी और झांसी से लेकर हिमालय तक अपना राज्य फैला दिया है और पंजाब पर तुर्की शासन जो था वहीं से तुर्कों को उन्होंने भगा दिया है। 11वीं 12वीं 100 साल का अंतर हम देखते हैं। उसी समय भी अनेक लड़ाइयां होते हुए दिखाई देते, अनेक युद्ध दिखाई देते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी भी हम देखते हैं तो मोहम्मद गजनी का काल माना जाता है। तो यहाँ अनेक हिंदुस्तान पर 11वीं 12वीं शताब्दी में अनेक युद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत जीतने का निश्चय किया। वास्तव में वह पृथ्वीराज चौहान द्वारा हार कर भी वह पीछे नहीं हटा है। वह यानी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वो बार बार मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन वह कई सालों तक शांत रहता है, फिर आक्रमण कर देता है। लेकिन यह हिंदुस्तान की हमें एक विशेषता दिखाई देती है, शत्रु पर भी प्रेम करना या शत्रु से प्रेम करना। गोरी उसको वह पकड़ लेते हैं, बंदी बना देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार बंदी बना दिया होता तो उसे छोड़ते नहीं, तो वह हिंदुस्तान पर बार बार आक्रमण नहीं करता। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने बार बार यही भूल कर दी कि उसे माफ कर देते, छोड़ देते थे। पीछे नहीं हटा बल्कि बार बार उस पर हमला करता रहा। उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने देश के प्रति सचेत नहीं थे। गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़कर कैद कर दिया और चंद के कहने पर पृथ्वीराज ने गोरी को मारा और बाद में चंद तथा पृथ्वीराज ने एक दूसरों को मारकर मर गए। तो यानी एक बार ऐसा हो गया,
गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, उसी समय पृथ्वीराज चौहान सचेत नहीं थे और गोरी उसे बंदी बना देता है। और वो पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ उनका राजकवि या मित्र जो मानते हैं तो वह भी उनके साथ थे। वह चंदवरदाई जो है वो चंदवरदाई उनके साथ थे और वे बंदी बनाकर यानी गोरी उन्हें अपने साथ ले जाता है। तो ये दोनों एक साथ है और दोनों एक साथ थे, इसी कारण वार्ता चलती है। तो उसी समय गोरी को ठगाना है, गोरी को पराजित कर देना है, यह मानकर दोनों एक दिन बाहर निकलने का प्रयत्न कर देते हैं। और वो एक मोहम्मद गोरी भी उसके साथ क्या कर देता है, सलों कैसे व्यवहार कर देता है, लेकिन वे उसे बंदी बना कर रखता है। और बंदी बनाने का उसका उद्देश्य उन्हें उनके राज्य पर उनका अधिकार स्थापित कर देना। पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई कहते हैं हमें उसे मार देना है गोरी को। वो कैसे मारना है, तो वे कहते हैं शब्द बेदी बाण से बांधना है। तो फिर वे एक दिन बाहर आ जाते हैं और उसी समय यानी गोरी भी उनके साथ है, तो उसे शब्द बेदी बाण से वे यानी पृथ्वीराज चौहान उसे गोरी को मार लेते हैं। गोरी को मारने के बाद उनके सैनिक तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसी कारण वे क्या कर देते हैं, एक दूसरे के सामने पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को बाण मारकर दोनों मर जाते हैं। तो दोनों पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई यानी मित्र भी थे, सखा भी थे और वे राजकवि भी थे, ऐसा माना जाता है। शब्द बेदी बाण मारकर दोनों अपना अंत यानी गोरी के यहाँ कर देते हैं। अगर उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य के प्रति सचेत होते तो ये नौबत नहीं आ जाती, वे गौरी के बंदी नहीं बन सकते। लेकिन यानी यह उनका दुर्भाग्य, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य माना जाता है। उस समय राजपुताना आदि में कई स्वतंत्र राजा थे, किंतु वह मुसलमानों के साथ लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रणथंबोर के महाराज हम्मीरदेव हुए। इसी तरह पठानों के शासन काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं। तो उसी समय यानी राजपूतों में भी यानी एक अच्छे राजे हमें प्रजा दिखाई देती है, जिसे रणथंबोर के राजा जो है हम्मीरदेव, वे पठानों के साथ यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हमें दिखाई देते हैं। संक्षिप्त रूप से कहा जाता है, हिंदुओं में अपना राज्य फैलाने की लालसा रखने वाले अनेक वीर हुए, किंतु विदेशी आक्रमण के समय राज्य से उदासीन दिखाई देते हैं। यानी विदेशियों को पहले रोकना चाहिए। अपने राज्य पिपासु वृत्ति जो है, अपना राज्य विस्तार करने की जो उनकी वृत्ति दिखाई देती है, वह यहाँ यानी शापित होती हुई दिखाई देती है। संकुचित वृत्तियों के कारण विदेशों को मौका मिला। हिंदू राजा अपने आसपास के 20-25 इलाके को ही अपना राष्ट्र समझते रहे हैं। इसी कारण वैयक्तिक वीरता होते हुए भी वे पराजित हो गए। और अगर सभी संगठित होकर वे यानी शत्रु का सामना कर देते तो विदेशी यहाँ हमला करने का प्रयत्न कभी भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे, हम्मीरदेव जैसे, रणथंबोर जैसे राजा जो है बहुत शूर थे। अगर उनके सामने ये पठान हो, तुर्की हो, गोरी हो, कोई भी ठहर नहीं सकता। लेकिन यह संकुचित वृत्ति जो है उनकी, वह यहाँ यानी उन्हें विनाश की ओर ले जाने का काम करती दिखाई देती है। अगर सभी संगठित होकर विदेशी आक्रमणों का सामना करते तो हमारे देश का आज का चित्र कुछ अलग ही होता। उस समय सामंतवादी वातावरण था, राजा ही सर्वे सर्वा था, जनता का कोई भी उनके साथ सल्लुक नहीं था। जनता में उदासीन भावना दिखाई देती है। उसका अच्छा उदाहरण जो है हमें यानी जाटों ने अपने सिंध का राजा जो है उसे साथ नहीं दे दिया है। अतः वह युग
जो है ईर्ष्या तथा द्वेष अंत कलह से ग्रस्त दिखाई देता है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से यह अधोगति एवं पतन का युग माना जाता है। यानी ईर्ष्या जो है, यानी ईर्ष्या सत्ता के लिए ईर्ष्या हमें दिखाई देती है, द्वेष है अंत कलह है। इसी कारण राजनीतिक परिस्थिति जो हम देखते हैं, तो राजनीतिक परिस्थिति में अव्यवस्था हमें दिखाई देती है, संकुचित वृत्ति हमें दिखाई देती है। अपने राज्य का संरक्षण करना यह आद्य कर्तव्य है, लेकिन यह आद्य कर्तव्य होते हुए भी पड़ोसी राज्य का संरक्षण करना भी यानी हमें ये करना चाहिए। ये बात इस काल के कवि या उस काल के राजा भूल चुके हुए दिखाई देते हैं। अगर यह ऐसा नहीं होता तो आज का विस्तृत हिंदुस्तान, अफगानिस्तान तक का हिंदुस्तान हमें दिखाई देता है।